क्वेश्चन नंबर 54, CMA जून 2017। देखिएगा इसने क्या बोला है, ABC लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डेटा फॉर द 2 years। उसने आपको 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 15-16 और 16-17। 15-16 की सेल्स दी हुई है 10 लाख, 16-17 की सेल्स पर क्वेश्चन मार्क है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है 50% और 16-17 का दे रखा है 37.5%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। अब आपको दे रखा है कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हैं वो टोटल सेल्स का कितना परसेंट है। सर ये क्वेश्चन पीडीएफ में है? हाँ 54 नंबर पे। अच्छा हाँ हाँ, वो 254 डले हुए हैं इसमें। अच्छा अच्छा, नंबरिंग गलत हो गई होगी। There has been a substantial saving in fixed cost in 16-17 due to the restructuring process। ये बोल रहे हैं कि आपने अपने बिजनेस में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस किया और उस वजह से आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ना वो सेव होना स्टार्ट हो गई। The company could maintain its sale quantity level of 15-16 in 16-17 by reducing the selling price। अब अगर कंपनी जितनी सेल्स 15-16 में मेंटेन करती थी, अगर वही सेल्स 16-17 में मेंटेन करना चाहती है तो उसे अपनी सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ये सारा डेटा उसने आपको दिया है। अब देखिए उसने मांगा क्या क्या है आपसे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यू। पहला 16-17 की जो सेल पर क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहले तो आपको वो निकालनी है। आइए, फिर दूसरा इसने पूछा है 16-17 का बीईपी लेवल निकालिए, और फिर इसने पूछा है 16-17 की फिक्स कॉस्ट निकालिए। चलिएगा, अब बात ये आ रही है कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको जरा कुछ बातें समझाता हूं 2015-16 को लेकर। आपको सेल्स दी हुई है 10 लाख, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आपको दे रखा है 50%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है वो भी 50% आ गया, क्योंकि ये रिलेशन हम हाँ सर। पढ़ चुके हैं। तो हेंस वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, अगर 10 लाख की टोटल सेल्स है, 50% वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा, नाउ द पॉइंट इज, अब उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि नेक्स्ट ईयर में एक चीज चेंज हुई है कि आपको अपनी सेलिंग प्राइस को चेंज करना है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस पर कोई भी चेंज लाते हैं तो क्या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है या नहीं होती है, बताओ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर क्वांटिटी में चेंज लाते हो ना तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी। आप समझो, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं। मान लो आपकी सेलिंग प्राइस आज 10 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 7 रुपए है, और आप यूनिट्स जो है ना वो 4000 बनाते हो।
नाउ अब अगर मैं सेलिंग प्राइस को 9 कर दूं तो क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो जाएगी क्या? हाँ सर होगी। होगी? किसने बोला ये भाई? नहीं सर, वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट क्यों चेंज होगी? सेलिंग प्राइस, मुझे एक बात बताओ, आज मैं एक, सुनो, ये चीज मैंने आपको एक बार पहले भी एग्जांपल देकर समझाई थी स्टूडेंट के नोट्स को लेकर, कि मैं मान लो आपसे 4,000 रुपए लेता हूं और मैं 2,000 की वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड करता हूं आपको नोट्स देने में। अब मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस को चेंज कर दिया, तो क्या मेरे 2,000 की नोट्स की कॉस्ट भी ऊपर नीचे हो जाएगी क्या? मैंने बोला कि नहीं, अब मैं आपसे हर स्टूडेंट से 4,000 के बजाय 4,500 लूंगा। तो क्या अगर मैंने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया तो क्या नोट्स की कीमत भी चेंज हो गई क्या? नहीं सर। कभी नहीं। ध्यान से समझना मेरी इस बात को। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, ये चीज अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर कांस्टेंट रहती है जब तक स्पेसिफिकली चेंज ना बोला जाए, और यूनिट चेंज होंगी तो टोटलिटी में चेंज होगा। बोलो क्लियर बिल्कुल? नाउ अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यूनिट मान लो सेम रही, सुनना मेरी बात को बहुत बहुत ध्यान से, अगर यूनिट सेम रही तो क्या अमाउंट में वेरिएबल कॉस्ट दोनों सालों की इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताओ। पता, बहुत ध्यान से समझना, ये वही क्वेश्चन है जो 13th नंबर का क्वेश्चन था। मैंने उसी का एक और ये क्वेश्चन, समझ नहीं आ रहा, क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहे हो या फिर टोटल पूछ रहे हो? टोटल टोटल मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो लिख चुका हूं मैं, 7 रुपए रहेगी। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर क्वांटिटी भी सेम रहे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल आएगी या अलग अलग हो जाएगी? इक्वल आएगी। अलग अलग आएगी। कौन बोल रहा है भैया? किसने बोला अलग अलग? इक्वल आएगी सर। किसने बोला? एक बार इक्वल नाम आएगी बताना। सर। पहले बोलो अलग अलग किसने बोला? सर मैंने। अरे मैंने नाम होगा ना, मैंने कहा। 4,000 इंटू 7 करोगे और 4,000 इंटू 7 करोगे तो अलग कैसे हो गई वेरिएबल कॉस्ट टोटल में? क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं सुनते हो। मैं बोल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, मैंने यूनिट को भी कांस्टेंट कर दिया तो टोटल भी तो कांस्टेंट हो गया। टोटल चेंज कैसे हो जाएगा? यस सर। आ गई यहां तक बात समझ में? हाँ। अब आओ इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन ने एक लाइन लिखी हुई है, कंपनी क्वांटिटी वही मेंटेन करना चाहता है जो 15-16 में चाहता था। लाइन को ध्यान से सुन, पढ़ लो। कंपनी मेंटेन करेगा सेल्स क्वांटिटी 15-16 की 16-17 में। बोलो समझ आई मेरी बात? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब क्वांटिटी सेम हो गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं दिया, तो जो 15-16 की वेरिएबल कॉस्ट है, क्या 16-17 की वेरिएबल कॉस्ट भी सेम आएगी या नहीं आएगी? बस आएगी मेरा सर। इतना, बस इस पूरे क्वेश्चन में यही पॉइंट समझना था बस। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, अगर मैं सेलिंग प्राइस को चेंज करता हूं ना तो केवल सेल्स पर इंपैक्ट आ सकता है। ठीक है, आओ। अब मैं ये बोल रहा हूं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है जब तक हमें क्वेश्चन कुछ और ना बोले कि वेरिएबल कॉस्ट में कोई सेविंग हो गई। तो मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट प्रीवियस ईयर में भी यही थी और करंट ईयर में भी यही है। सॉरी, अब मैं आपको बोल रहा हूं, अगर क्वांटिटी भी सेम रहे, अगर क्वांटिटी भी सेम रहे, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, जब पर यूनिट कॉस्ट सेम है और क्वांटिटी सेम है तो क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम आएगी या नहीं आएगी? बस। आएगी सर। अब मैं इस क्वेश्चन पर गया इस रूल को लेकर, क्योंकि इस रूल ने ये बोला, इस क्वेश्चन ने, कि कंपनी वही क्वांटिटी लेवल मेंटेन करना चाहती है जो 15-16 में चाहती है। अब मुझे क्वांटिटी लेवल तो पता ही नहीं है, मुझे एक रूल पता है, अगर दोनों ईयर में क्वांटिटी सेम रहेगी और
अगर दोनों ईयर में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम आनी चाहिए। बोलो, आई बात समझ में? हाँ सर, मतलब क्वेश्चन गिवन नहीं इन्फॉर्मेशन वेरिएबल कॉस्ट कर, तो वो अपन वही मानेंगे। वही मानेंगे, बिल्कुल। वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज तब तक हो ही नहीं सकती ना जब तक क्वेश्चन नहीं बोले। ये तो अपन ने अजम्पशन ही लिख ली थी कि पर यूनिट पर कांस्टेंट रहती है। हाँ। अब मेरी बात सुनो, अब अगर मुझे 16-17 की वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई और मुझे 16-17 का पीवी रेशो पता है, तो क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशो ऑफ 16-17 पता लगा सकता हूं? हाँ सर, सेम। सेम नहीं, 100 माइनस 37.5 पीवी रेशो दे रखा है 16-17 का। अगर पीवी रेशो 37.5 है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना हुआ? 2.5। बोलो, क्या ये बात समझ आ गई सबको? अब जानते हो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुई? सेलिंग प्राइस के चेंज होने से कंट्रीब्यूशन तो चेंज हो जाएगा ना। ऊपर केवल इस एग्जांपल को देखो, आपको हर बात समझ आएगी। वेरिएबल कॉस्ट अगर पर यूनिट कांस्टेंट थी और यूनिट कांस्टेंट थी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो कांस्टेंट आई, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गई तो कंट्रीब्यूशन चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। और अगर कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो क्या पीवी रेशो भी चेंज होगा? हाँ होगा सर। बिल्कुल। तो उसने यही बात दे दी। उसने बोला हमने सेलिंग प्राइस को रिड्यूस किया, कितना किया मुझे नहीं पता, क्वांटिटी कितनी मुझे नहीं पता, मुझे दो बातें पता है, क्वांटिटी इक्वल है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल है, लेकिन सेलिंग प्राइस रिड्यूस हो चुकी है। तो इस वजह से उसने मुझे नया पीवी रेशो निकाल कर दे दिया कि आपका नया पीवी रेशो 37.5% है। तो अगर उसने मुझे नया पीवी रेशो दे दिया तो मुझे नया वेरिएबल कॉस्ट रेशो पता लग गया कि नहीं लग गया? लग गया सर। तो अब मैं सेल्स भी निकाल सकता हूं। मुझे पता है कि मेरी 5 लाख की टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 62.5% है, तो इसको अगर 100 पर ले जाऊंगा तो सेल्स आ जाएगी। यानी मेरी 16-17 में 8 लाख रुपए की सेल होगी। देखिएगा, एप्लीकेशन ये होते हैं क्वेश्चन के। किस तरह से रिलेशन का यूज करके उसने आपको बोला कि आप वैल्यूज कैलकुलेट करो। वापस से देख लेना, अगर मेरा पीवी रेशो 37.5 हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशो चेंज हो गया, लेकिन अमाउंट में वेरिएबल कॉस्ट में ऑलरेडी निकाल चुका हूं। और अमाउंट में मेरी वेरिएबल कॉस्ट 5 ही क्यों है? इस बात का लॉजिक समझ आना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी भी सेम है और पर यूनिट भी सेम है, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में तो सेम ही होगी। भले ही प्रपोर्शन कुछ भी चेंज हो जाए, प्रपोर्शन तो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज हो गई। आप खुद देखो, मैं आपको यहां पर भी प्रूफ करके बताता हूं। जब 10 का आपने 10 रुपए की सेलिंग प्राइस पर 7 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्या ये रिलेशन 70% है कि नहीं है? यस सर। अब इधर आ जाओ, 9 का 7 है तो क्या ये भी 70 है क्या? नहीं, 2%। नहीं। चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो बस वही चीज मैं बोल रहा हूं कि भले ही अमाउंट टर्म में अब 5 लाख हो, बट वेरिएबल कॉस्ट का प्रपोर्शन चेंज हो गया क्योंकि पीवी रेशियो उसने चेंज कर दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अब ये 5 लाख रुपए सेल्स का 62.5% है। तो अगर ये सेल्स का 62.5% है तो सेल कितनी होगी? तो मैंने सेल वैल्यू निकाल ली। तो ये मेरा पहला आंसर आएगा जो उसने मांगा। बोलो, आई बात समझ में? सेकंड पॉइंट, सेल्स कौन से ईयर की निकाली है? कौन सा ईयर लिखा है मैंने? इसी की तो 2016। इसी की सेल्स पर तो क्वेश्चन मार्क लगा रखा है और पूछा भी है सेल्स फॉर द ईयर 16-17 निकालो। ये देखो, मैंने ये डेटा ऐसे कर दिया है, ये लो,
ये कैलकुलेशन सारी 16-17 पर चलेगी अब आपकी। आ जाओ नेक्स्ट, चलूं आ गया सेकेंड पॉइंट। देखिए क्या बोला है इसने, ब्रेक इवन सेल निकालो 16-17 की। अब आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल। कैसे निकालोगे, मुझे पता है अगर एमएस रेशो 40%। 16-17, अरे 16-17 नॉट 40, क्वेश्चन को पढ़ा करो, 21.875% है, तो बीईपी रेशो फॉर 16-17 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 21.875, 78.125। बोलो क्या ये समझ आ गया। केवल और केवल इस क्वेश्चन में रिलेशन यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि 16-17 का एमएस रेशो 21.875 है। अब अगर एमएस रेशो 21.875 है तो बीईपी रेशो निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि रिलेशन हमें पता है कि एमएस रेशो और बीईपी रेशो मिलाकर सेल्स के बराबर होता है। अब लो, अब मुझे ये भी पता है कि ये जो बीईपी का परसेंटेज होता है ये सेल्स पर ही बेस्ड होता है, हेंस बीईपी सेल्स इज इक्वल टू ये लीजिए, ये आपका दूसरा आंसर आ गया 6,25,000। ये आपकी बीईपी सेल्स भी आ गई फॉर 16-17। अब उसने पूछा है 16-17 की फिक्स कॉस्ट निकालो, तो अगर बीईपी आ चुकी है, पीवी रेशो मुझे पता है, तो मैं बीईपी का फॉर्मूला लगाकर फिक्स कॉस्ट निकाल सकता हूं। बीईपी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो है हमारा 37.5 लिख दूं इसको, $2,34,000। बोलो, अब देख लो आराम से, इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट पूछना हो, केवल एक स्टार्टिंग वाले पॉइंट का रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट था बस, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता था जब आपको ये रिलेशन, ये जो वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन है ये आपको पता हो, तब तो फिर एक, क्या बोल रहे हो, फाइनल आंसर दिखाना सर। ये लो फाइनल आंसर, 3 फाइनल आंसर हो गए हमारे पास। अब ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, और ये तीसरे क्वेश्चन। बोलो क्लियर है बिल्कुल। अब आप ऐसा कई ऐसा क्वेश्चन 13 है वो भी आज करना, बिल्कुल बस सेम, एक ही जगह चेंज है कि 8 लाख की सेल है और दूसरी जगह क्वेश्चन मार्क है, बस बाकी पूरा डेटा एज इट इज है। आप देख सकते हैं, एक बार निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, देख लो, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन जून 17 के पेपर में आया था आपका।
बस एक चेंज है आपके यहाँ पर, इसमें भी जून 17 में जब आया तो उसने सेल्स 10 लाख और क्वेश्चन मार्क दिया। यहाँ पर आपको जो सेल्स दे रखी है वो 8 लाख और क्वेश्चन मार्क दे रखी है। बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बाकी का। हो जाएगा ना? आइए, क्वेश्चन नंबर 24, सीए में स्टडी मटेरियल। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइएगा। देखो इसने क्या बोला है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। आपको इनकी सेल्स दी हुई है 100 और 120। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल दे रखा है 2 kg और 3 kg। मटेरियल कॉस्ट इन रूपी टर्म्स 10 रुपए और 15 रुपए। वेजेस कॉस्ट इन रूपी टर्म्स 15 और 10। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन रूपी टर्म 5 और 6। मशीन आवर्स यूज्ड 3 आवर्स और 2 आवर्स। ओवरहेड वेरिएबल दे रखे हैं, ओवरहेड फिक्स्ड दे रखे हैं। नीचे दे रखा है कि जो वेजेस रेट है ना आपकी, वो पर आवर की 5 रुपए है। यानी अगर 1 आवर काम करोगे तो 5 रुपए आपके वेजेस की कॉस्ट बनेगी। अब इसने पूछा है कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। अगर वो दोनों सेम रॉ मटेरियल यूज करते हैं और सेल्स यूनिट लिमिटेड हो, सेल वैल्यू लिमिटेड हो, रॉ मटेरियल लिमिटेड हो और प्रोडक्शन कैपेसिटी मशीन आवर्स की टर्म्स में लिमिटेड हो। प्रॉफिट निकाल के नहीं बताना, कमेंट करना है केवल। प्रॉफिटेबिलिटी पर कमेंट कैसे करेंगे अब अपने को ये देखना है। आइए, सबसे पहले तो मुझे ये पता है। सर ये की फैक्टर वाला है क्या? हाँ जी बिल्कुल। एंड प्रोडक्ट बी। सेलिंग प्राइस दी हुई है मुझे, यानी सेल्स 100 रुपए और 120 रुपए। 100 और 120। इसमें से लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट। तो आइए, वेरिएबल कॉस्ट में मुझे दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10 रुपए और 15 रुपए। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट कितनी दे रखी है, 15 और 10। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 5 और 6। और फिर वेरिएबल ओवरहेड आपको दे रखे हैं 20। कंट्रीब्यूशन पर आ जाएगा मेरे पास 100 माइनस 10 माइनस 15 और 15 30 और 5 35, 55 का। पर आर कैसे लिखा? सॉरी पर यूनिट। पर यूनिट आएगा, ठीक है। इधर 120 माइनस 25 और माइनस 26।
ये मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। नाउ क्या आपको पता है जब सेल यूनिट अगर लिमिटेड होती है तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर ही डिसीजन लिया जाता है। हाँ सर। आओ मेरा पहला आंसर तो आ गया, यहां लिखो इफ सेल्स यूनिट्स। सर इसमें रैंक वगैरह नहीं देंगे क्या? बस रैंक ही दे रहा हूं मैं, अच्छा। लिमिटेड। तो मेरी फर्स्ट रैंक ये हो गई, सेकंड रैंक ये हो गई। ये लो, ये मेरी पहला आंसर आ गया। अगर सेल यूनिट्स अगर की फैक्टर हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर बेस्ड होता है। तो इसकी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है और इसका कंट्रीब्यूशन कम है, तो इसकी फर्स्ट रैंक आ गई, इसकी सेकंड रैंक। बताओ क्लियर ये पॉइंट? कमेंट में बाद में लिखवाऊंगा, पहले अपन निकाल लें, फिर अपने को कमेंट्स देने पड़ेंगे हर पॉइंट पर। और कमेंट कुछ नहीं है, रैंकिंग को ही कमेंट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, अब इसने पूछा है सेल वैल्यू इज लिमिटेड। सर अभी आप रेटिंग दे रहे हो, फिर एक साथ कमेंट लिखवाओगे क्या? हाँ जी, कमेंट लास्ट में लिखे जाएंगे, पहले अपने को सारी एक बार इस टेबल के नीचे अपन सारी रैंकिंग निकाल लें। बताओ अगर सेल वैल्यू लिमिटेड होती है तो डिसीजन पीवी रेशियो पर बेस्ड होता है। हाँ सर। पहले पीवी रेशियो निकालो, इसका पीवी रेशियो आएगा 55/100 इंटू 100। तो इसका पीवी रेशियो तो कितना आ गया, पीवी रेशियो निकाल रहा हूं मैं, और इसका पीवी रेशियो आएगा 69/120 इंटू 100, 57.5। 57। बताओ अगर मेरी सेल वैल्यू है तो अब रैंकिंग क्या आ गई, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक। ये मेरा दूसरे की फैक्टर का आंसर आ गया कि अगर सेल वैल्यू लिमिटेड है तो इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड रैंक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसने बोला है रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है। इफ रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई, आइए अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है तो मुझे निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल। कैसे निकालते थे अपन, मैंने 55 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया और इसको कमाने के लिए 2 केजी रॉ मटेरियल यूज किया, तो पर केजी क्या कमाया, 55 डिवाइड बाय 2, 27। इधर मैंने 69 का कंट्रीब्यूशन कमाया लेकिन इसको कमाने में 3 केजी का कंजम्पशन किया। रैंकिंग बता दो क्या आ गई। फर्स्ट रैंक, बोलो याद है क्या ये की फैक्टर या भूल गए? अगर रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है तो मैं कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल निकाल दूंगा और कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल पर अप्लाई कर दूंगा। और फोर्थ आपको क्या बोला है, मशीन आर्स आर की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर। अभी जो आपका पीवी रेशियो निकाला है, इसमें आपने 100 into 100 ये क्या है? अपन 100 के क्या बोल रहे हो? सर, ये जो 55/100 लिया है ना, हाँ, ये 100 कहाँ से लिया आपने? क्या फॉर्मूला क्या होता है पीवी रेशियो का? सर C/S into 100। तो सी है 55, एस है 100 और इंटू 100। क्या हो ओके गया? सर। आओ
machine hours are limiting factor, अगर मेरे मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर हैं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? Contribution per machine hour. कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। ये लीजिए, मैंने 55 का कंट्रीब्यूशन कमाया 3 आवर्स काम करके। 55 डिवाइड बाय 3 18.33। 69 का कंट्रीब्यूशन कमाया 2 आवर्स काम करके, तो 69 डिवाइड बाय 2। रैंकिंग, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, बताओ क्लियर? यस सर। Yes, sir. आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने को लिखना है कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, पहला पॉइंट, इफ sales units are limiting factor, if sales units are limiting factor, then किसकी रैंक 1 थी बताओ? प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी is more profitable than, ये लीजिए आपका कमेंट का आंसर हो गया पहले पार्ट का। आपको प्रॉफिट निकाल कर नहीं बताना है, उसने बोला है केवल कमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी दो हर फैक्टर पे। तो अगर मान लीजिए सेल्स यूनिट मेरा लिमिटिंग फैक्टर है तो फर्स्ट रैंक बी की आई, तो इसका मतलब जो बी प्रोडक्ट है वो ज्यादा प्रॉफिट देगा किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में, इसीलिए हमने उसको रैंक नंबर 1 दिया है। आ रहा है पॉइंट समझ में? मतलब सिंपली बस आपको एक एक सेंटेंस में क्या करना है, इस बात को लिखना है कि कौन सा प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल है। और आप चाहो तो रीजन भी दे सकते हो कि इफ सेल्स यूनिट्स आर लिमिटिंग फैक्टर देन प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल देन प्रोडक्ट ए, बिकॉज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो नहीं, कंट्रीब्यूशन से देखते हैं। contribution per unit is higher, आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हायर है। आ जाओ, if sale value is limiting factor, if sale value is limiting factor, तब फर्स्ट रैंक किसकी थी बताओ? तो भी बी की थी। then product B is more profitable as having हायर पीवी रेशियो। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या था हमारे पास? पी रेशियो Raw material. लिख दो।
if raw material is in short supply, तो किसकी रैंक फर्स्ट थी? सर एक एक ही then product A is more profitable. As contribution per unit of raw material is higher. Point number 4. If machine hours are key factor, तो किसकी रैंक फर्स्ट थी? बी Then product B is more profitable. If machine hours are key factor, then product B is more profitable as पर मशीन आ रही है contribution per machine hour ये लीजिए। अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट में कुछ आगे बढ़े, मतलब ए पार्ट में तो केवल इसने ये पूछा कि भाई आप ये बताओ कि डिफरेंट डिफरेंट अगर की फैक्टर हो तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अब बी पार्ट ने एक सिचुएशन दे दी कि मानो कि रॉ मटेरियल की फैक्टर है और अवेलेबिलिटी 10,000 है और जो प्रोडक्ट हैं मैक्सिमम 3500 यूनिट बनाकर आप बेच सकते हो। तो अब आपको प्रोडक्ट मिक्स बनाना है ऐसा जो आपको प्रॉफिट कमाकर देगा। तो आइए, यानी अब हमारे पास की फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल इसमें प्रॉफिट निकल हाँ जी बिल्कुल, की फैक्टर है रॉ मटेरियल। तो हमारा जो डिसीजन होगा वो किस पर बेस्ड होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पर केजी ऑफ फ्रॉम Contribution पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल पर बेस्ड होगा। तो आओ, हमने कंट्रीब्यूशन पर केजी तो निकाल ही रखा है, बस यहाँ लिख देते हैं। कर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कितना कितना आया था अपना? 27.5 और 23। रैंकिंग ये लीजिए, ये तो हमने ऊपर से कॉपी कर लिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। अब हम बना लेंगे प्रोडक्ट मिक्स का स्टेटमेंट। टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल। मेरे पास जो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो है 10,000 kg।
अब हमारे कॉलम बनेंगे प्रोडक्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स और रॉ मटेरियल पर यूनिट। आइएगा, सबसे पहले ए प्रोडक्ट बनाएंगे और उसकी 3500 यूनिट बनाकर बेचेंगे, क्योंकि ए की रैंक 1 है। अब अगर ए की 3500 यूनिट बनाऊंगा और एक यूनिट को बनाने में 2 केजी लगेगा, तो मेरा 7000 केजी यूज आ गया। अब मेरे पास बचा 3000। इस पूरे 3000 का यूज कर लूंगा क्या बनाने में, बी बनाने में। बी की एक यूनिट को बनाने में 3 केजी लगता है, तो बी की यूनिट कितनी बन जाएंगी, 1000। ये लीजिए, ये मेरा प्रोडक्ट मिक्स बन गया कि अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ मटेरियल ये मेरे पास प्रोडक्ट मिक्स बनेगा। 3500 यूनिट तो बना पाऊंगा ए की और 1000 यूनिट्स बना पाऊंगा मैं बी की। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, टोटल कंट्रीब्यूशन, ए की बनेंगी 3500 यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 55 रुपए। 55। तो 3500 इंटू 55, 192,500। कंट्रीब्यूशन 25 ना 27.5 है ना। वो पर केजी ऑफ मटेरियल था, ये पर यूनिट ले रहा हूं मैं। ये जल्दी भूल गए क्या की फैक्टर अप्रोच के क्वेश्चंस करना। अब हमारे पास आ गया 69,000। टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो, 192,500 प्लस 69,000, 2,61,500। ठीक है, इतनी यूनिट बनाएंगे और पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन ले लिया 55 और 69। नाउ अब इसमें से लेस कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। देखो, आपको पर यूनिट बेसिस पर दे रखी है फिक्स कॉस्ट 5 रुपए और 10 रुपए। क्या आप ये जानते हो कि ये फिक्स कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी सेम रहती है? हाँ सर। आप भले ही यूनिट कितनी भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट हो गई 3500 यूनिट इंटू 5 रुपए, प्लस बी की फिक्स कॉस्ट हो गई 3500 यूनिट इंटू 10 रुपए पर यूनिट। भले ही मैंने बी की 1000 बनाई, बट 1000 क्यों बनी, क्योंकि रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर था, बट फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। तो बताओ फिक्स कॉस्ट का टोटल कितना आ गया, 3500 इंटू 27,500। 3500 इंटू 10, 5 और 3500 इंटू 10, 52,500 प्रॉफिट निकाल। 1,09,000। ये 2,09,000, ये आपका प्रॉफिट है।
ये आपके पास आ गया कि भाई अगर आपके पास रॉ मटेरियल की फैक्टर चल रहा है तो इन सिचुएशन ऑफ रॉ मटेरियल इज की फैक्टर, आप इस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाओगे और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 2,09,000 आ जाएगा। सर इसमें डायरेक्ट वेजेस पर आवर का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अगर वो तो तब मतलब होता अगर वो आपसे ये बोलता कि वेजेस की मतलब लेबर आवर्स की फैक्टर है, हाँ तब काम आता। अभी तो काम ही नहीं आया, डेटा ज्यादा दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये फिक्स कॉस्ट अपन पूरी यूनिट्स पे ही निकालेंगे चाहे अभी अपन ने बनाई कम हो। भाई प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने से फिक्स कॉस्ट पे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, यही तो रूल है फिक्स कॉस्ट का। भाई हम यूनिट कम क्यों बना पाए जानते हो? हम यूनिट कम इसलिए बना पाए क्योंकि मटेरियल नहीं था हमारे पास। मटेरियल की सप्लाई कम थी तो हम कम यूनिट बना पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास कैपेसिटी तो 3500 यूनिट की थी ना बनाने की। तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, बिल्कुल आदित्य, ये तो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये पार्ट में पूछा जाएगा, जैसे आप समझो बात को, 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसके 4 पार्ट बना देंगे। पार्ट नंबर 1 वो आपसे ये पूछ लेगा कि भैया रैंकिंग में कौन सा प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल है इफ मशीन आर्स आर की फैक्टर। ए और बी दो ऑप्शन दे देगा। फिर दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेगा कि भाई अगर सेल वैल्यू की फैक्टर है तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल है, फिर आप आंसर लिख दो। फिर तीसरा यही चीज पूछ लेगा, अगर रॉ मटेरियल अगर आपका क्या है की फैक्टर है तो आप ये बताओ कितना रॉ मटेरियल यूज होगा ए को बनाने में, या कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे। फोर्थ में पूछ लेगा इस बेसिस पर प्रॉफिट निकाल कर बता दो। बिल्कुल आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो जो आपका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके सेक्शन है सी और डी जिसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं वो इसी पैटर्न पर आएंगे, फुल क्वेश्चन ही आएंगे वहां पर आपके। तो कैसा भी क्वेश्चन वो कितने मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। बोलो क्लियर है बिल्कुल? Yes, हाँ sir. सर। सर वहां पे जैसे पूरे ही या तो फाइनल आंसर ही देखेंगे वो लोग तो, है ना? बिल्कुल। तो जैसे अगर बच्चे ने जैसे रेफरेंस कॉपी में कहीं जैसे होता है ना कुछ स्टेप्स तो सही करें तो वो वहां पे देंगे या फिर पूरे हटा नहीं देंगे? नहीं, पूरा 0। लास्ट आंसर सही होना चाहिए। अगर लास्ट आंसर गलत तो सब कुछ खत्म। जो उन्होंने मांगा है वो आंसर सही होना चाहिए। अगर उन्होंने मांगा कि प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट 2,09,000 आना चाहिए आपका, तो पूरे में से पूरे नंबर है, नहीं तो नहीं है।